नमस्कार। आप सभी को केवीएस संस्कृत हिंदी चैनल में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 बसंत भाग 3 का द्वितीय पाठ लाख की चूड़ियाँ, इस पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास को करने से पहले हम कुछ प्रश्न हैं उन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। यह सबसे पहले तो यह कहानी कामता नाथ द्वारा लिखी गई थी। हम देख सकते हैं कहानी से 1 नंबर में है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसमें क्या होता है कि एक लेखक अपने मामा के गांव में बचपन में चाव से एकदम रुचि के साथ जाया करता था, क्योंकि बदलू जो मामा के गांव में रहता था वो उसे बहुत प्यार करता था। वो दोनों उन दोनों का अच्छा संबंध था और बदलू उसे लाख की चूड़ियाँ दिया करता था और जब आम पकते थे आम दिया करता था और गाय का दूध की मलाई भी दिया करता था। और इस तरह से वह इसलिए वो गाँव बदलू के घर जाता था। और बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था, क्योंकि जब वो मामा के गांव का है तो उसको बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु वह बदलू काका इसलिए कहता था कि वहाँ के सभी बच्चे उसको बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू काका ही बोलता था, बदलू मामा नहीं बोलता था। ठीक है, आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर भी लिखा हुआ है, दिखाई देगा कुछ देर बाद। तो अब हमें पूरे पहले 5 प्रश्न हैं कहानी से, इसमें डिस्कस करते हैं, फिर आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में है, देखिए, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय क्या होता है और इसकी प्रचलित पद्धति क्या है। तो देखिए, वस्तु विनिमय उसको बोलते हैं जहाँ किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्रदान की जाती है। ठीक है, अपनी मनचाही जो वस्तु होती है वो ली जाती है, तो हम उसको वस्तु विनिमय मिलते हैं। जैसे अगर किसी को 1 किलो चावल चाहिए तो उस चावल के बदले अगर चावल के रेट का सामान भी होना चाहिए। जैसे दाल 100 रुपये के जी मिलता है और चावल 50 रुपये के जी मिलता है, तो अगर किसी को 2 किलो चावल चाहिए तो वो 1 किलो दाल के बदले 2 किलो चावल चेंज कर लेगा, जिसको हम एक्सचेंज बोलते हैं, वही विनिमय होता है। ठीक है, तो पहले के पुराने ज़माने में वस्तुओं से ही वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। उस समय कोई पैसों का चलन नहीं था, पर धीरे धीरे समाज में बदलाव आ गए और पैसों की ज़रूरत हो गई और आज उस तरह से केवल वस्तु द्वारा विनिमय करना संभव भी नहीं है। ठीक है, और आगे देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, ये बहुत ही सटीक बात कही है यहाँ। तो मशीनी युग मतलब यह जो हमारा विकसित मशीनी युग है, इसने कितनों के हाथ काट दिए हैं। हाथ मतलब कितनों के व्यवसाय को छीन लिया है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग बढ़ रहा है। मशीनों के द्वारा बेरोजगार बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि एक मशीन के द्वारा किया जाने वाला काम अगर कोई आदमी करने लगेंगे अथवा व्यक्ति करने लगेंगे तो एक मशीन के बराबर 100 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि महंगा भी पड़ता है ना। तो अगर मशीनों के द्वारा अगर काम किया जाता है तो वह सरल भी होता है और उसके द्वारा उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसलिए मशीनों का प्रचलन बढ़ गया है। पर इसके द्वारा जो कुशल कारीगर हैं, जैसे बदलू जैसे कुशल जो कारीगर हैं, वो क्या हो रहे हैं, भूखे प्यासे मरने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका जो अपना व्यवसाय है वह छिन गया है। ठीक है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो देखिए, बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी। बदलू के मन में वह व्यथा थी कि
जो चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर था बदलू, वह अत्यंत कुशल था, है ना। पर मशीनी युग के कारण उसका जो व्यवसाय था, उसकी जो पेशा थी, वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ठीक है। और वह एक लाचार, असहाय और बेरोजगार बनकर खड़ा था और बीमार भी पड़ने लगा था। तो वो ये कहता था, वो यह सोचता था कि अब जो मशीनी युग के द्वारा उत्पादित जो अन्य कांच की चूड़ियाँ हैं, वह उनके बदले कांच की चूड़ियों के सामने अब जैसे लाख की चूड़ियाँ हैं अथवा जो कारीगर द्वारा निर्मित अन्य जो चीज़ें हैं, वह बाजार में उतर नहीं पा रहे हैं वे सब। ठीक है। तो इस तरह से लेखक अपनी बातों को प्रकट करते हैं। आपको हम आंसर अभी देने वाले हैं। तो देखिए 5 नंबर में है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग के द्वारा बदलू के जीवन में बदलाव किस तरह से आता है। तो ये बदलाव 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा बदलाव होता है तो एक बुरा बदलाव आता है। तो बदलू के जीवन में अच्छा बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि बदलाव तो जरूर आया, जिस तरह से उसका परिवार चल रहा था, जिस तरह से रोजी रोटी जो भी हो एकदम आराम से चल रहा था, उस तरह का यहाँ हुआ नहीं, बल्कि उसका जो रोज़गार था वो छिन गया। जिस थोड़ा सा पैसा ही कमाता था वो भी ख़त्म हो गया। और लोग, क्योंकि लोग लाख की चूड़ियाँ पहनना छोड़ दिए, इसका वजह था मशीनी युग, है ना। क्योंकि मशीनी युग में मशीनों के द्वारा कांच की चूड़ियाँ बहुत मात्रा में उत्पादन की गई थी, जिसकी वजह से लाख की चूड़ियाँ महंगी भी साबित हो गई और लोग इसको खरीदना भी बंद कर दिए। और लाख की चूड़ियाँ चमकती नहीं थी, सुंदर नहीं होती थी, बल्कि कांच की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर और अच्छी लगती थी, इसलिए लोगों का आकर्षण उसकी तरफ बढ़ गया। ठीक है, आपको आंसर दे रहे हैं। तो देखिए आपके सामने आंसर है। पहला जो प्रश्न था उसका आंसर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। ठीक है। और गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। दूसरा प्रश्न था जो वस्तु विनिमय के ऊपर, उसका प्रश्न आंसर है। देखिए, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। तीसरा प्रश्न था, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। ठीक है। यह जो पंक्ति था, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, तो इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न देखिए। 4 नंबर का प्रश्न था, चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौड़ती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। 5 नंबर का प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव। देखिए 5 नंबर का प्रश्न था, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया।
तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने के कारण उसका शरीर ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आईं, वह बीमार रहने लगा। ठीक है, अब कहानी से आगे वाला पाठ हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ है कहानी से आगे। ठीक है, तो आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। ठीक है, मेले में बाजार आदि में हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं बनी हुई, वो बिकते दिख जाते हैं। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई? अगर हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। ठीक है, ये आपके द्वारा लिखना है। अगर आपने कभी इस तरह का अनुभव किया है तो आप लिख लीजिए। 2 नंबर, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक इन राज्यों में होता है। और लाख से चूड़ियों के अलावा जैसे मूर्तियाँ है ना, उसके बाद सजावट की जो सामान होती हैं और आभूषण, ठीक है, और इस तरह के जो घर के सजावटी खिलौने, इस तरह के सामान लाख के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखिए अनुमान और कल्पना, इसमें क्या है, ये सभी आपके द्वारा खुद करने हैं। एक बार मैं बता देता हूँ। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? ठीक है, अगर मेहमान आते हैं तो आप किस तरह से अतिथि सत्कार करते हैं, खासतौर पर उनका सम्मान, और अगर वो किस लिए आए हैं और उनके साथ आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, ये सब इसमें आता है। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। ये भी आपको लिखना है कि अगर आप किसी छुट्टी के दौरान किसके घर जाना चाहते हैं और वहाँ आपका डेली टाइम टेबल किस तरह से बनता है और वो आपको कैसा लगता है। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो मशीनी युग के द्वारा आए दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं, जैसे जो मशीनी युग के द्वारा मोबाइल टेक्नोलॉजी, अथवा जैसे हम कृषि एग्रीकल्चर से लेकर बहुत सारी चीज़ों में हम परिवर्तन देख सकते हैं। जैसे हम अगर वही बात कर लें, एक कृषि की ही अगर बात करते हैं, तो पहले आदमी खुद सब कृषि काम करते थे, अब मशीन आ गए हैं तो उनके द्वारा कठिनाई भी कम होती है, परिश्रम भी कम करना पड़ता है और उससे प्रोडक्शन उत्पादन भी हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो बल्कि उसकी वजह से जो गरीब परिवार हैं जिनके पास खेती ज़मीन नहीं है उनका कोई काम नहीं है, मतलब क्योंकि उनसे कोई काम करवाता नहीं है, इसलिए उनका अपने जीवन में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 4 नंबर में देखिए, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। ठीक है, अगर बाजार में जो भी मशीनी सामान होते हैं उनके डिज़ाइन या उनका स्वरूप हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो आप, क्योंकि लोगों को हमेशा यूनिक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, तो यूनिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कंपनियां या आविष्कार केंद्र जो होते हैं वह जुड़ जाते हैं। और क्योंकि ठीक है, तो पहले जिस तरह के खाने पीने और पहनने के जो सामान थे उनमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, इसी के साथ साथ सभी चीज़ों में खास परिवर्तन हुआ है। 5 नंबर का प्रश्न है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। ठीक है, तो खान पान में और रहन सहन तथा कपड़ों में किस प्रकार बदलाव आया है, इसमें वेस्टर्न कल्चर तथा अन्य जो आधुनिक युग है उसका क्या प्रभाव है, अथवा व्यक्तियों के सोच, इन सब के बारे में आप लिख लीजिए। आप पक्ष और विपक्ष बना करके इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, और एक आलेख तैयार कीजिए। देखिए, हम भाषा की बात इसको अच्छे से पढ़ेंगे। भाषा की बात इसमें क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बात कह रहा है बदलू। एक तो बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से,
है ना। और नीचे जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है ना। ये विपरीत पंक्तियाँ हैं, उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों आपस में विरुद्ध हैं। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है ना। बदलू में दो प्रकार की मनोदशा है, उसको प्रकट कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है, ठीक है ना। दूसरी जो पंक्ति है, अर्थात दूसरी पंक्ति कौन सी थी, देखो, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है ना। तो उसमें व्यंग्य भी है, अर्थात वो ये कहना चाहता है कि सुंदरता तो भले लाख की चूड़ियों में होती है, इसलिए ना लोग पहनते हैं और हमें अपना सामान हम बेच नहीं पाते और बिकता नहीं है और हम गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो उसमें व्यंग्य भी, हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ को लिखिए, ठीक है। तो कुछ व्यंग्य वाक्य हैं, हम उनको लिख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, तो हमारे पास है जैसे व्यंग्य वाक्य कुछ हमने संकलन किए हैं। अब पहले जैसे औलाद कहाँ, ठीक है, तो पहले जैसे औलाद अब कहाँ होंगे, एक है। तो व्याख्या इसका होता है, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देते, ठीक है। तो इसके साथ साथ और कुछ हैं जो इस पाठ में मिलते हैं। तो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अगर लाख की चूड़ियाँ पहने तो हाथों में कलाइयों में मोच नहीं आ जाए, मतलब मोच आ जाएगा। तो यह भी एक व्यंग्य वाक्य है। इसके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी औरतें तो उनके मोच आ जाएगा, अर्थात नहीं पहनती हैं तो वो दुख से ये कह रहा है, दुख के साथ इस भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बाद अर्थात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, विचार अथवा भाव हो तो उसे हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय, ये सब व्यक्ति के नाम है। लला लेखक को बोला गया है, रज्जो बदलू की बेटी, आम आम हो गया, कांच है ना, गाय, ये सब व्यक्ति के संज्ञाएं नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि जानी जाने वाली संज्ञा जो जाति के बारे में बताती हैं, ऐसी संज्ञाएं उनको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर चरित्र एक जातीय चरित्र, एक स्वभाव भी उसी तरह का है, ठीक है। भाव जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। भाववाचक में कोई व्यक्ति होता ही नहीं, बस ये एक शब्द होता है, न उसको हम छू सकते हैं, नहीं उसे हम देख सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं। न आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है? सुंदरता का न कोई आकार है, न ही कोई उसका वजन है, पर क्या होता है, उसको हम अनुभव करते हैं। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो पाठ में आए हुए हम तीनों प्रकार की संज्ञाओं को देखते हैं और चुनकर देखिए। जैसे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, बदलू, बेलन, मचिया, ठीक है। तो ये व्यक्ति वस्तु के नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो गए। जातिवाचक संज्ञा में जैसे आदमी, मकान, शहर, ठीक है। तो आदमी अर्थात सभी आदमियों को बताता है, मकान मतलब सभी मकान, शहर कहने से भी सभी शहर, इसलिए जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा में जैसे स्वभाव, रुचि, व्यथा, इसी तरह से और भी आप लिख सकते हैं, शांति, है ना, इस तरह से। आगे देखिए उत्तर, ठीक है। 3 नंबर का हम देखते हैं। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं, है ना। तो हम इसको आपको सबसे पहले प्रश्न हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को वक़्त, ठीक है, वक्त को वक़्त बोल रहा है। उम्र को वय अथवा आयु को उम्र बोल रहा है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं, ठीक है। केवल शब्द में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन हुआ हो पर अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ हो, ऐसे शब्द हमें ढूंढना है। जैसे देख सकते हैं, इंसान मनुष्य, है ना, रंज दुख, गम मायूसी, जिंदगी जीवन,
औलाद, संतान। ठीक है, तो हमने इन शब्दों को यहाँ पर लिख दिया जो समान रूप से बस उच्चारण बदल जाते हो क्योंकि गांव की बोली के अनुसार, पर उन दोनों का अर्थ समान रहता हो। ठीक है, तो आज इतना ही। आपको अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेफिक्र पूछ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। यह अगर उपयोगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करें।